गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम काफ़ी टाइम से बात करते आ रहे हैं, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बात करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मैं डॉक्टर संजीत माचरा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम नेशनल कॉलेज सिरसा। हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो हमारे बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में है उस पर अगर बात करें तो इस बार हमारे पास जो पढ़ाई करने के लिए, जो स्टडी करने के लिए थिंकर होंगे जिन पर हम बात करेंगे वो हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, अरविंद घोष जी, लाला लाजपत राय जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नारोजी। ये जो हमारे 8 थिंकर हैं, इनमें से जो पहले 3 थिंकर हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये 3 थिंकर समाज सुधारक कहे जा सकते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में इन्हें पहचाना या जाना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किया और आधुनिक भारत को जो रूप हमारे सामने है वो लाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके बाद जो हमारे थिंकर आते हैं अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। ये वो हमारे वो थिंकर है जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन ये गर्म दल से संबंधित थे। ये उग्र विचारधारा के विचारक माने जा सकते हैं। उसके बाद आता है गोपाल कृष्ण गोखले जी और दादा भाई नारोजी जी, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे लेकिन नरम दल से संबंधित थे। ये स्टेप बाय स्टेप भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के इच्छुक थे। आप जो हम बात करेंगे, हम इस बार आज जिस व्यक्ति पर, जिस विचारक पर हम बात करेंगे वो हमारे विचारक हैं राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी के जीवन पर, उनके लाइफ पर हम बात करेंगे। राजा राम मोहन राय जी की अगर बात करें तो इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था और 20 सितंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इन्होंने अपने समय में जो कुछ भारत के लिए किया उसके आधार पर ये भारत के महान विचारक या महान थिंकर माने जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय जी के बारे में अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय जी को वर्तमान भारत का, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जा सकता है। आधुनिक भारत के निर्माता भी माने जा सकते हैं। वो आधुनिक भारत के निर्माता ही नहीं, बंगाल के नए युग का जनक भी उन्हें माना जा सकता है। राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू परंपराओं को, हिंदू रीति रिवाजों को तोड़ते हुए उनसे दूर हट करके आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय जी को देश में सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में भी नाम पहचान सकते हैं। इन्होंने भारत में महान शिक्षाविद के रूप में, महान विचारक के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने एक ईश्वरवाद की बात की और इन्हें अपनी समय के सबसे महान विचारकों में भी जाना जाता है। इनके बारे में काफी सारे विचारकों ने अपनी अपनी टिप्पणी के अनुसार काफी सारा कहा भी है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में सोफिया फोलेट ने कहा है कि सोफिया फोलेट ने भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय जी को एक सजीव पुल के रूप में देखा है। उन्होंने कहा है, उनके शब्दों में, राजा राम मोहन राय भारतीय इतिहास में एक ऐसे संजीव पुल के समान है जिसके ऊपर से होकर भारत अपने असीम अतीत से निकलकर अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर होता है। वह एक ऐसी मेहराब थे जो उस खाड़ी के ऊपर बनी हुई थी जो प्राचीन जाति प्रथा तथा आधुनिक मानवता के मध्य, अंधविश्वास तथा विज्ञान के मध्य, निरंकुशतावाद तथा लोकतंत्र के मध्य है, गतिहीन प्रथा तथा एक परंपरावादी प्रगति के मध्य, बहुदेववाद तथा ईश्वरवाद के मध्य थी। राजा राम मोहन राय जी अपनी जाति का मध्यस्थ था, जो कि स्वयं अपने जीवन में बहुत समय अकेले ही कष्ट उठाकर अत्यधिक प्राचीन परंपरा तथा अपरिहार्य प्रबोधन के मध्य
संघर्ष में प्रवृत्तियों के मध्य समन्वय करता था। कहने का मतलब है कि राजा राम मोहन राय जी प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के मध्य एक ऐसे पुल के समान है जिसके ऊपर से होकर भारत ने अपनी यात्रा करके आधुनिक रूप लिया था। राजा राम मोहन राय जी को तकनीक, नए विषयों के अध्ययन के पक्षधर के रूप में भी देखा जा सकता है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता का अर्थ ये है कि जब प्राचीन परंपराओं से भारत जकड़ा हुआ था, रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ था और भारत अपनी गौरव और अपनी सभ्यता को खोता जा रहा था, अपने गौरव को खोता जा रहा था, उस समय राजा राम मोहन राय जी ने भारत के पुनर्जागरण के लिए, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के लिए प्रयास किए, इसलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में देखा जा सकता है। वो आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं और आधुनिक भारत के पिता भी कहे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल में राधानगर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक ऐसा ब्राह्मण परिवार जो काफी सारे रीति रिवाज, परंपराओं और हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करता था, मानता था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय था और इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। रामाकांत राय वैष्णव भगत थे, जबकि इनकी माता तारिणी देवी शिव भगत थी। राजा राम मोहन राय जी की 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था, क्योंकि उस समय बाल विवाह काफी प्रचलन में था। 9 वर्ष की आयु में विवाह होने के बाद जब राजा राम मोहन राय जी अपने पिता के साथ, इनकी बहुत अधिक बनती नहीं थी, क्योंकि उनके पिता धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर जोर देते थे, जबकि राजा राम मोहन राय जी ऐसा नहीं मानते थे, जिसकी वजह से पिता के साथ इनके नहीं बनती थी और हिंदू रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा में इनके पिता विश्वास करते थे, जबकि राजा राम मोहन राय जी ऐसा नहीं मानते थे। और मूर्ति पूजा के संबंध में काफी सारे विचारकों से राजा राम मोहन राय जी ने जब बात की तो उन वैज्ञानिक आधार पर वो उसको सिद्ध करना चाहते थे कि मूर्ति पूजा किस प्रकार से सही है, लेकिन काफी सारे विचार इनके तर्क के सुन करके पीछे हट जाते थे और वो ये कहते थे कि अगर हम श्रद्धा से किसी में विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा करेंगे तो हमारी बातें, हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। उसके उत्तर में, उसके जवाब में राजा राम मोहन राय जी ने कहा कि श्रद्धा की अगर बात है तो मान लीजिए हमारे पास एक विष का प्याला है, एक जहर का प्याला है, और उस जहर के प्याले को इस प्रकार की श्रद्धा मानते हुए कि ये जहर नहीं है, ये दूध है, उसमें दूध की श्रद्धा मानते हुए अगर हम उसको पी लेंगे तो क्या वो जहर का काम नहीं करेगा, क्या वो दूध का काम करेगा। यानी कि राजा राम मोहन राय जी का कहना था कि मूर्ति पूजा और हमारे जो आडंबर और रीति रिवाज है वो एक प्रकार से अंधविश्वास को जन्म देते हैं, इसलिए वो धर्म को वैज्ञानिक आधार पर उसकी व्याख्या करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय जी की शिक्षा की अगर बात करें तो शुरुआत में औपचारिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई, जहां पर उन्होंने अपनी भाषा बंगाली और संस्कृत को सीखा, संस्कृत और बंगाली भाषा का अध्ययन किया। गांव की शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनको पटना में एक मदरसे में भेजा गया। मदरसे में उन्होंने अध्ययन किया, जहां पर उन्होंने फारसी और अरबी भाषा को सीखा, फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन किया। उसके उपरांत उन्होंने वेदों और उपनिषद का अध्ययन करने के लिए और उनकी जटिलताओं को समझने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए बनारस भेजा गया, जहां पर उन्होंने उपनिषद समेत संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय जी वो विद्वान थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में कई सारी भाषाओं को सीख लिया था, जैसे कि वो अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, यूनानी, लैटिन और हिब्रू भाषाओं के विद्वान बन चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को 22 वर्ष की उम्र में सीखा था। राजा राम मोहन राय जी के करियर की बात करें तो जब उनके पिता के साथ उनका विवाद था, जब उनकी घर पे बनती नहीं थी, उनके ऊपर काफी सारा दबाव डाला गया, तब उन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वो चले गए थे। 1805 ईस्वी में उनकी मुलाकात ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पदाधिकारी से हुई,
जिसके संपर्क में आकर इन्होंने पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी साहित्य को जाना और पहचाना। उससे पहले वो पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी साहित्य को सही नहीं मानते थे, लेकिन उनके संपर्क में आकर के उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी साहित्य को समझा और जाना। 1809 से लेकर के 1814 ईस्वी तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। 1814 ईस्वी में के बाद जब वो भारत वापस आए, वो उस समय वापस आए जब उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, और उनके भाई की मृत्यु के उपरांत उनकी भाभी को सती होना पड़ा था। जब वो भारत वापस आए और अपनी भाभी को सती होते देखा, तो उस समय से उनके मन में सती प्रथा को लेकर के काफी अधिक रोष उत्पन्न हो गया, और सती प्रथा को बंद करवाने के लिए वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे। उसके लिए इन्होंने एक जन आंदोलन तैयार किया, और जन आंदोलन के माध्यम से सती प्रथा को बंद करने या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो कार्य करने लगे। इसी दिशा में 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार करना और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों में परिवर्तन लाना, यानी कि ऐसी गैर पारंपरिक और ऐसे मतलब धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां जो समाज को पतन की ओर लेकर के जाती थी, उनमें सुधार करना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है कि राजा राम मोहन राय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी के साथ साथ भारतीय वेदों की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया। उन्होंने लॉर्ड मैकाले की नीतियों का समर्थन किया, और उन्होंने स्वयं अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की 1817 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज, जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना गया, उसकी स्थापना 1822 और 23 ईस्वी में की, और कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जी का मानना था कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पश्चिमी शिक्षा के सहायता से अगर भारतीय स्कूलों में अध्ययन किया जाएगा तो भारत निश्चित रूप से आधुनिकीकरण की ओर, निश्चित रूप से प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसलिए वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पश्चिमी चिकित्सा और पश्चिमी शिक्षा का अध्ययन भारत के स्कूलों में शुरू करवाना चाहते थे। राजा राम मोहन राय जी की अगर बात करें तो उन्होंने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक सुधारों की भी बात की। वो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे। वो हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। उन्होंने धर्म को तर्क के तथा व्याख्या के साथ मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया था। उनका यह मानना था कि धर्म एक सत्य होता है। उन्होंने धर्म में भगवान के रूप को अवतार के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वो तर्क और वैज्ञानिक विचारों के आधार पर पश्चिमी अवधारणा से प्रभावित थे और हिंदू धर्म को आसान और सरल बनाना चाहते थे तथा हिंदू धर्म का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और जाति व्यवस्था के रूप में जो हिंदू रीति रिवाज थे, उनके खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन और मुहिम चलाई। राजा राम मोहन राय जी महिलाओं के अधिकारों की भी बात करते थे। महिलाओं को संपत्ति में विरासत के रूप में अधिकार मिले, अंतरजातीय विवाह का वो समर्थन करते थे, महिला शिक्षा और विधवा विवाह इत्यादि का उन्होंने समर्थन किया। राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से, क्योंकि वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक जन आंदोलन तैयार कर रहे थे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयासरत थे, उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ एक विधेयक पारित करके सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के एक दूत के रूप में इंग्लैंड भेजे गए और अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि से सम्मानित किया। राजा राम मोहन राय जी सिर्फ समाज सुधार, धार्मिक सुधार, महिलाओं की स्थिति के सुधार, इन्हीं चीजों के पक्षधर नहीं थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी ने अपने समय में प्रमुख समाचार पत्र संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में छपता था, और
मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में छपता था खुद संपादित किए थे। उनके समय में गवर्नर जनरल जॉन एडम ने प्रेस एक्ट ला करके 1823 में भारतीय पत्रकारिता के ऊपर एक कड़ा प्रहार किया। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और उस आवाज को वो ऊपर तक लेकर गए। ब्रिटेन की संसद तक उन्होंने आवाज उठाई, हालांकि उसका उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी प्रेस एक्ट जो प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करती थी उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और अखबारों को विचार की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने ज्यूरी एक्ट जो 1827 में आया था उसका भी विरोध किया। वो भी भारतीयों की स्वतंत्रता, भारतीय न्यायालयों आदि की स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हनन करते थे। उन्होंने समाज सुधार की दिशा में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का उनका अर्थ था वन गॉड सोसाइटी, यानी कि उन्होंने एक ईश्वरवाद की स्थापना की, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और ब्रह्म समाज हर व्यक्ति के लिए खुला था, कोई भी उसकी सदस्यता ले सकता था। और ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था, एक आंदोलन तैयार किया था। राजा राम मोहन राय जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफी सारे पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स, बुक, उपनिषद चीजों का लिखा। काफी सारे उनके मतलब आर्टिकल्स, लेटर्स प्रकाशित हुए, जिसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके मुख्य प्रकाशन है वो है संवाद कौमुदी, जो उनका एक बंगाली समाचार पत्र था, मिरातुल अखबार जो कि एक फारसी जर्नल था, और ब्राह्मणिकी या ब्राह्मणिकल मैगजीन पत्रिका। ये जो उनके प्रकाशन है ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे विषय के हिसाब से, हमारे पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। राजा राम मोहन राय जी के जीवन के अंतिम समय की बात करें तो जब वो 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में थे उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी और राजा राम मोहन राय जी के नाम पर ब्रिटेन में एक सड़क का ब्रिस्टल की याद में, ब्रिस्टल में उनके नाम पर सड़क का नाम भी रखा गया। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीयों के द्वारा कई क्षेत्रों में बहुत सारी प्रगति की जा रही है। वर्तमान में भारत बहुत अधिक प्रगति कर रहा है, बहुत अधिक हम आगे पहुंच चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। महिलाओं की स्थिति में भी काफी सुधार है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी काफी सारी बुराइयां हैं जिनको खत्म करने के लिए आज भी समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय जैसे एक विचारक का होना भारत में आवश्यक है। भारत में राजा राम मोहन राय जैसे विचारक के काफी अधिक जरूरत मानी जाती है, क्योंकि भारत आज भी उस प्रकार की परंपराओं और आडंबरों से मुक्त नहीं हुआ है जिस प्रकार की आडंबरों और परंपराओं को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने प्रयास किया और आधुनिक भारत के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय जी को सिर्फ पत्रकारिता का जनक, आधुनिक भारत का जनक ही नहीं माना जा सकता, उन्हें संवैधानिक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी ने अपने समय में जो प्रचलित पश्चिमी साहित्य था उस साहित्य के आधार पर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बीच में एक ऐसे पुल का निर्माण किया जिसके ऊपर से चलकर कहीं ना कहीं देर सवेर भारत ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यानी कि उनके दिखाए रास्ते पर चल करके भारत ने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया। इसी के साथ हम हमारे आज के इस लेक्चर को पूर्ण करते हैं और अगले क्लास में